नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि समीकरण x बराबर k है, कह रहा है यदि समीकरण x बराबर k है जहां k अचर नियतांक है, कह रहा है यदि समीकरण x बराबर k है जहां k जो है अचर नियतांक है, तो समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? मतलब x अक्ष के समांतर होगा कि y अक्ष के समानांतर होगा कि y अक्ष के लंबवत होगा कि y अक्ष के लंबवत होगा कि इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। हाँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक कार्तीय तल बना देता हूँ। सबसे पहले मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक कार्तीय तल बना देता हूँ। सबसे पहले मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक कार्तीय तल बना लेता हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो मैंने खींची है ये y अक्ष कहलाएगा, और ये जो हमारी है ये हमारा क्या कहलाएगा? x अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x अक्ष कहलाएगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसे हम कहते हैं भुज भी कहते हैं, कव्य। हाँ, और इसे हम क्या कहते हैं? कव्य कोटि भी कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। ये तो बात पता है कव्य। हाँ, इसे क्या कहते हैं? कव्य। इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? कव्य। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं जीरो होते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके पता है कि इस मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स अक्ष पर नंबर लिखे गए होते हैं, और जो नंबर लिखे गए होते हैं वो पॉजिटिव में लिखे गए होते हैं। पॉजिटिव में नंबर लिखे गए होते हैं। बोलो। हाँ, इसी प्रकार बाईं ओर एक्स अक्ष पर जो नंबर लिखे गए होते हैं वो निगेटिव में लिखे गए होते हैं। हाँ, निगेटिव में लिखे गए होते हैं। निगेटिव में लिखे गए होते हैं। निगेटिव में लिखे गए होते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर नीचे की ओर मूल बिंदु से निगेटिव में नंबर लिखे गए होते हैं। हाँ, निगेटिव में नंबर लिखे गए, और जबकि ऊपर की ओर पॉजिटिव में नंबर लिखे गए होते हैं। पॉजिटिव में नंबर लिखे गए होते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। आप उन क्वेश्चनों का जवाब दीजिए मुझे। ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि बताइए x बराबर बताइए 3 कहाँ पर है? x बराबर 3 कहाँ पर है? तो देखिए, अगर मैं मूल बिंदु से x अक्ष पर 3 कदम पॉजिटिव में चलता हूँ तो यहाँ पर आऊंगा। तो इस प्रकार आपने कहा भैया x बराबर 3 यहाँ पर है। तो हाँ, अगर तो मैं इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा ऐसे खींच लेता हूँ, तो ये जो रेखा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो देखिए ये रेखा जो है x बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी। अगर तो मैं इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा ऐसे खींच लेता हूँ, तो ये जो रेखा है x बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ, इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए x बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी। x बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी। नेगेटिव। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस कार्तीय में x बराबर 5 कहां पर स्थित है? x बराबर 5 कहां पर स्थित है? वो देखिए, अगर मैं x अक्ष पर मूल बिंदु से पॉजिटिव में 5 यूनिट चलता हूं तो यहां पर आऊंगा। तो इस प्रकार आपने कहा भैया x बराबर 5 यहां पर स्थित है। अगर मैं इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा ऐसे खींच देता हूं, तो ये जो रेखा है x बराबर किसको करेगी? तो देखिए इस बराबर इस तरह से देखा है तो ये जो रेखा है x बराबर 5 को रिप्रेजेंट करेगी। किसको? x बराबर 5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो x बराबर 5 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। तो हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो x बराबर 3, मैंने कहा कि x बराबर 3 कहां पर? तुरंत आपने कहा यहाँ पर है। उसके बाद आपने कहा ये देखिए, अगर हम इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो ये जो रेखा है x बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी। तो x बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगी। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है x बराबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो x बराबर 3 है ये किससे समानांतर है? y अक्ष के समानांतर है। क्या है? y अक्ष के समानांतर है। हाँ, तो ये क्या है? देखिए ये जो x बराबर 3 है ये y अक्ष के समानांतर है। इसी प्रकार मैंने कहा कि बताइए इस कार्तीय में x बराबर 5 कहां पर है? तुरंत आपने कहा कि यहाँ पर है। तो उसके बाद कहा कि अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींचता हूँ तो ये रेखा जो है x बराबर 5 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर एक बात और नोटिस कर रहे हैं कि जो x बराबर 5 है वो भी क्या है? y अक्ष के क्या है? समानांतर है। क्या है? समानांतर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ,
इसी प्रकार आप मुझे बताइए x बराबर -3 कहाँ पर स्थित है? x बराबर -3 कहाँ पर स्थित होगा? बताइए मूल बिंदु से अगर मैं बाईं तरफ चलता हूँ एक अक्ष पर तो यहाँ पर आऊंगा। तो पापा देखिए इस बिंदु से अगर जाते हुए एक रेखा ऐसे खींचता हूँ तो ये जो रेखा है, तो ये एक रेखा ऐसे खींच लेता हूँ तो ये जो रेखा है x बराबर -3 को रिप्रेजेंट करेगी। क्या? x बराबर -3 को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ तो यहाँ इस प्रकार आपने कहा कि भैया ये जो रेखा है x बराबर -3 को रिप्रेजेंट करेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद आप दोस्तों देख रहे हैं कि x बराबर 5 वाली जो रेखा है x बराबर 5, दोस्तों ये जो रेखा है x बराबर 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि x बराबर 5 वाली जो रेखा है वो क्या है? YH के समानांतर है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार x बराबर 3 जो है वो भी क्या है? YH के समानांतर है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि x बराबर -3 जो है वो भी क्या है? YH के समानांतर है। कहोगे हाँ। अगर तो x बराबर 5 भी समानांतर है YH के, x बराबर 3 भी YH के समानांतर है, x बराबर -3 भी YH के समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में x बराबर जो ऐसी स्थिति में x बराबर k क्या होगा? ये भी क्या होगा? YH के समानांतर होगा। क्या होगा? YH के समानांतर होगा। कहोगे हाँ। YH के समानांतर होगा। कहोगे हाँ। तो यहीं से एक बात आपको ध्यान रखना है कि x बराबर k वाली जो रेखा होती है, x बराबर k वाली जो रेखा होती है वो YH के समानांतर होती है। क्या होती है? YH के समानांतर होती है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो x बराबर 5 वाली जो रेखा है y x अक्ष पर क्या है? लंबवत है। कहोगे हाँ। यहाँ पर इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि x बराबर 3 वाली भी जो रेखा है वो भी x अक्ष पर क्या है? लंबवत है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि x बराबर -3 वाली भी रेखा क्या है? x अक्ष पर लंबवत है। कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में x बराबर k वाली भी रेखा जो होगी x अक्ष पर क्या होगी? लंबवत होगी। कहोगे हाँ। x अक्ष पर क्या होगा? लंबवत होगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। x अक्ष पर लंबवत होगा। तो यहीं से एक बात आपको ध्यान रखना है कि x बराबर k वाली जो रेखा होती है YH के तो समानांतर होती है, YH के समानांतर तो होती है और साथ में x अक्ष के लंबवत भी होती है। क्या होती है? x अक्ष के लंबवत भी होती है। कहोगे हाँ। आपसे आपसे डायरेक्ट कहेगा, आपसे एक क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाएगा इसी के ऊपर, कहेगा कि x बराबर k वाली जो रेखा होगी वो किसके समानांतर होगी? x अक्ष के समानांतर होगी कि YH के समानांतर होगी कि इसके लंबवत होगी कि इनमें से कोई नहीं? तो आप कह सकते हैं कि भैया x बराबर k वाली जो रेखा होती है YH के समानांतर होती है। ठीक है। या दूसरा, अगर ये नहीं है ऑप्शन में और ये ऑप्शन में ये है कि x अक्ष के लंबवत होती है, तो आप वहां पर बताओगे भैया x बराबर k वाली जो रेखा होती है YH के तो समानांतर होती है, साथ में x अक्ष के लंबवत भी होती है। ठीक है। ये बातें क्लियर है? कहोगे हाँ। यहाँ पर ये बातें क्लियर है। ये बातें क्लियर है। ठीक है। अब यहां से मैं कुछ और एक दो चीज सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। आप मुझे बताइए y बराबर 3 कहां पर है? y बराबर 4 कहां पर स्थित होगा? देखिए अगर मैं मूल बिंदु से YH पर ऊपर की ओर चलता हूं पॉजिटिव में, तो 3 यहाँ 4 यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार देखा है तो y बराबर 4 यहाँ पर होगा। देखिए अगर मैं इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा ऐसे खींच लेता हूं तो ये जो रेखा है y बराबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? y बराबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो रेखा है y बराबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। y बराबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो रेखा है किसको रिप्रेजेंट करेगा? कहोगे y बराबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा। y बराबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो रेखा है y बराबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे। ठीक है। तो दोस्तों मैंने कहा दोस्तों ये जो रेखा है किसको रिप्रेजेंट करेगा? कहोगे y बराबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए y बराबर 3 कहां पर स्थित होगा? देखिए अगर मैं मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलता हूं YH पर 3 कदम, तो ये 3 यहां पर आएगा। तो इस प्रकार देखा है तो y बराबर 3 यहां पर है। तो देखिए अगर मैं इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा ऐसे खींच लेता हूं तो ये जो रेखा है y बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? y बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ये जो रेखा है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? y बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ये रेखा तो ये किसको करेगा? देखिए ये रेखा y बराबर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन और करता हूं, उसके बाद हम इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट बना लेंगे। ठीक है। आप मुझे बताइए y बराबर -4 कहां पर स्थित है इस कार्तीय तल में? कहोगे देखिए y बराबर -4 जो है वास्तव में कार्तीय तल में यहाँ पर स्थित है। अगर मैं YH पर मूल बिंदु से नीचे चलता हूँ 4 कदम तो यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार देखा है तो y बराबर -4 यहाँ पर स्थित है। हाँ। अगर मैं इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींचता हूं तो ये जो रेखा होगी दोस्तों, ये जो रेखा होगी ये y बराबर -4 को रिप्रेजेंट करेगी। कहोगे हाँ। y बराबर -4 को रिप्रेजेंट करेगी। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों आप एक चीज नोटिस करिए कि y बराबर 4 वाली जो रेखा है वो x अक्ष के समानांतर है, y बराबर 3 वाली भी x अक्ष के समानांतर है। इसी प्रकार y बराबर -4 वाली भी रेखा क्या है? YH के समानांतर है। YH के समानांतर है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों y बराबर 4 वाली भी रेखा YH के समानांतर x अक्ष के समानांतर है, y बराबर 3 वाली भी रेखा x अक्ष के समानांतर है और y बराबर -4 वाली भी रेखा YH के समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में y बराबर k वाली भी रेखा
y बराबर k वाली भी रेखा, y बराबर k वाली भी रेखा x अक्ष के समानांतर होगी कहोगे हाँ। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि y बराबर k वाली जो रेखा होती है, y बराबर k वाली जो रेखा होती है, y बराबर k वाली जो रेखा होती है वो x अक्ष के समानांतर होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई किसी रेखा का समीकरण x बराबर k है तो वो y अक्ष के समानांतर होगी, साथ में x अक्ष के लंबवत होगी। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी रेखा का समीकरण y बराबर k है तो वो रेखा जो होगी x अक्ष के समानांतर होगी। क्या होगी? x अक्ष के समानांतर होगी। आप एक चीज और नोटिस करिए दोस्तों, ये जो y बराबर 4 वाली रेखा है ये क्या है? y अक्ष पे लंबवत है। क्या है? y अक्ष पे लंबवत है। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण क्यों बन रहा है। इसी प्रकार y बराबर 3 वाली जो रेखा है वो भी y अक्ष पे लंबवत है। इसी प्रकार y बराबर 4 वाली जो रेखा है वो भी y अक्ष के लंबवत है। तो इसी प्रकार y बराबर k वाली जो रेखा है वो भी क्या होगी? y अक्ष के लंबवत होगी कहोगे हाँ। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी रेखा का समीकरण जो है, यदि किसी रेखा का समीकरण जो है, यदि किसी रेखा का समीकरण जो है y बराबर k है तो ऐसी स्थिति में वो रेखा जो होगी x अक्ष के लंबवत होगी और साथ x अक्ष के समानांतर होगी, x अक्ष के समानांतर होगी, साथ में y अक्ष के लंबवत होगी, ठीक है। तो दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी रेखा का समीकरण जो है x बराबर k है, x बराबर k है तो वो रेखा जो होगी y अक्ष के समानांतर होगी, साथ में x अक्ष के लंबवत होगी। इसी प्रकार यदि किसी रेखा का समीकरण y बराबर k है तो वो रेखा जो होगी x अक्ष के समानांतर होगी और साथ में y अक्ष के लंबवत होगी, ठीक है। तो हाँ, यहाँ तक ये बात मेरी समझ में आ गई है आपको? कहोगे हाँ, ये बातें आपको हमें समझ में आ गई है, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको एक दो चीजें और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए x बराबर 0 जो है इस कांटे तल में कहाँ पर स्थित है? x बराबर 0 कहाँ पर स्थित होगा? देखिए अगर मैं मूल बिंदु से x अक्ष पर 0 कदम चलता हूँ, 0 कदम चलता हूं तो यहाँ पर आऊंगा। तो देखिए ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा मूल बिंदु। अगर मैं मूल बिंदु से 0 कदम चलता हूँ x अक्ष पर तो यहीं पर आऊंगा। तो कहोगे हाँ। अगर मैं इस बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींचता हूं तो वो रेखा कुछ और नहीं y अक्ष होगी, कहोगे हाँ। मतलब x बराबर 0 की जो मतलब समीकरण x बराबर 0 का जो रेखा होती है वो कुछ और नहीं, वो y अक्ष होती है। क्या होती है? कहोगे y अक्ष होती है। इस प्रकार देख रहे हैं कि समीकरण x बराबर 0 की जो रेखा है वो कुछ और नहीं है, y है, कहोगे हाँ। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि x बराबर 0 का मतलब होता है y अक्ष। x बराबर 0 का मतलब क्या होता है? कहोगे y अक्ष होता है। हाँ, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी रेखा का समीकरण x बराबर 0 है तो वो कुछ और नहीं y अक्ष है। क्या है? y है। हाँ y अक्ष है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि x बराबर 0 का मतलब क्या होता है? y अक्ष होता है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि अगर मैं x बराबर 0 से एक रेखा खींचता हूं तो वो रेखा कुछ और नहीं y अक्ष को रिप्रेजेंट करेगी, कहोगे हाँ। तो x बराबर 0 का मतलब क्या होता है? कहोगे देखिए x बराबर 0 का मतलब होता है y अक्ष। इसी प्रकार y बराबर 0 का मतलब दोस्तों होता है, जिस प्रकार x बराबर 0 का मतलब होता है y अक्ष, उसी प्रकार y बराबर 0 का मतलब होता है x अक्ष। क्या होता है? x अक्ष होता है। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर मैं y अक्ष पर 0 कदम चलता हूं मूल बिंदु पर खड़ा होकर y अक्ष पर 0 कदम चलता हूं तो 0 कदम चलने पर यहाँ पर आऊंगा और वहां से गुजरते हुए एक रेखा खींचता हूं तो वो रेखा वास्तव में कुछ और नहीं x अक्ष होगी, कहोगे हाँ। तो y बराबर 0 का मतलब क्या है? कहोगे देखिए y बराबर 0 का मतलब जो है वो वास्तव में x अक्ष होता है। क्या होता है? x अक्ष होता है, ठीक है। तो ये तीन चार बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, तीन चार बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी रेखा का समीकरण x बराबर k है तो वो रेखा जो होगी y अक्ष के समानांतर होगी, साथ में x अक्ष के लंबवत होगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी रेखा का समीकरण y बराबर k है तो वो जो रेखा होगी x अक्ष के समानांतर होगी, साथ में y अक्ष के लंबवत होगी, ठीक है। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि x बराबर 0 का मतलब होता है y अक्ष और y बराबर g, और चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि y बराबर 0 का मतलब होता है x अक्ष। ये बातें सारी चीजें क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? कहोगे हाँ, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं बता दूं k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, माइनस प्लस में कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। अब दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन आया था उसे करने की कोशिश करते हैं। हमसे क्या कह रहा है? कहोगे देखिए हमसे कह रहा है कि यदि समीकरण x बराबर k है जहां पर k अचर नियतांक कुछ भी हो सकता है माइनस प्लस में, तो समीकरण का ग्राफ क्या होगा? अभी को दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि किसी रेखा का समीकरण x बराबर k है तो वो जो रेखा होगी वो y अक्ष के समानांतर होगी और साथ में x अक्ष के लंबवत होगी, कहोगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? देखिए हमसे कह रहा है x बराबर जो समीकरण x बराबर k है, कह रहा है यदि समीकरण x बराबर k है तो समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? तो हम कह सकते हैं यदि x बराबर k है तो समीकरण का जो ग्राफ होगा y अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है, और x अक्ष के लंबवत होगा।
ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा कौन सा उत्तर सही है, तो देखिए हमारा हमारा देखा जाए तो इस प्रकार पहला ऑप्शन सही है। हम यहाँ पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा, अच्छा तीसरा ऑप्शन हमारा सही है क्या? नहीं, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? देखिए कह रहा है यदि समीकरण y बराबर के, जहां पर के अचर नियतांक कुछ भी हो सकता है माइनस प्लस में, तो समीकरण का ग्राफ क्या होगा? दोस्तों अभी को मैंने पढ़ाया है कि यदि किसी रेखा का समीकरण y बराबर के है तो वो रेखा जो होगी एक अक्ष के समानांतर होगी, साथ में y अक्ष के क्या होगी? लंबवत होगी कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों यही तो हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी रेखा का समीकरण यदि y बराबर के है तो समीकरण का ग्राफ क्या होगा? तो आप खुद बताइए, अगर y किसी रेखा का समीकरण y बराबर के है तो वो रेखा क्या होगी कहोगे? वो रेखा वास्तव में x अक्ष के समानांतर होगी। क्या होगी? x अक्ष के समानांतर होगी कहोगे? हाँ, और साथ में y अक्ष के लंबवत होगी, y अक्ष के लंबवत होगी कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका उत्तर कौन सा होगा? देखिए इसका उत्तर तो x अक्ष के पहला होगा, इसका पहला ऑप्शन, इसका जो हमारा उत्तर होगा वो पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखनी है। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें सीखनी है। क्या सीखनी है कहोगे? हाँ, क्या सीखनी है? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अब हमें सीखना है ध्रुवीय रूप। आखिर ध्रुवीय रूप क्या होता है, इस चीज के बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ध्रुवीय रूप क्या होता है कहोगे? हाँ, आखिर ध्रुवीय रूप क्या होता है, आइए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ध्रुवीय रूप क्या होता है, ठीक है कहोगे? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए, सबसे पहले मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर, सबसे पहले मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक कार्तीय तल बना लेता हूँ, ठीक है। एक कार्तीय तल बना लेता हूँ, कहोगे? बना लीजिए। समझाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कार्तीय तल आपके सामने बनाने की कोशिश की। समझाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कार्तीय तल यहाँ पर बना लिया कहोगे? दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि ये हमारा एक कार्तीय तल है और इस कार्तीय तल में ये वाला जो हमारा होता है एक्स अक्ष होता है कहोगे? हाँ, एक्स अक्ष होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है, और ये हमारा वाई अक्ष होता है कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया, इसे केंद्र मानते हुए, दोस्तों मैंने क्या किया, इसे केंद्र मानते हुए मैंने एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। तो इसे केंद्र मानते हुए मैंने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया कहोगे? हाँ, बना लीजिए। इसे केंद्र मानते हुए मैंने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया कहोगे? अगर तो मैं यहाँ पर इसे केंद्र मानते हुए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो आपको चित्र की बताया कि अगर मैं इस वृत्त को छोड़ दूं तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा कार्तीय तल था कहोगे? हाँ, ये हमारा एक्स अक्ष था, ये हमारा वाई अक्ष था, और ये हमारा मूल बिंदु था कहोगे? हाँ, ये हमारा मूल बिंदु था। लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया, इस मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया कहोगे? हाँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को अब हम, दोस्तों ये जो मूल बिंदु दिख रहा है इसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो मूल बिंदु है, दोस्तों मैंने 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा बिंदु था, मूल बिंदु था, ये इसे अब हम कहेंगे पोल। क्या कहेंगे? पोल कहेंगे, मतलब ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहेंगे, ठीक है। ये जो हमारा एक्स अक्ष था दोस्तों, इसे हम कहते हैं ध्रुवीय अक्ष। क्या कहते हैं? ध्रुवीय अक्ष कहते हैं, ध्रुवीय अक्ष कहते हैं। तो ये जो हमारा है इसे हम कहते हैं ध्रुवीय अक्ष। क्या कहते हैं? ध्रुवीय अक्ष कहते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है दोस्तों। ये जो हमारी रेडियस है दोस्तों, ये हमारी जो रेडियस है ध्रुव से, दोस्तों ध्रुव से मतलब पोल से वृत्त तक की जो दूरी होती है, मतलब जो रेडियस है इस वृत्त की, उसे हम कहते हैं ध्रुवांतर रेखा। क्या कहते हैं? ध्रुवांतर रेखा। ये जो हमारी रेडियस है या मतलब त्रिज्या है, इसे हम कहते हैं ध्रुवांतर रेखा। क्या कहते हैं? ध्रुवांतर रेखा कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा कहते हैं। इसे हम कहते हैं ध्रुवांतर रेखा। इससे मतलब नहीं है, जो चीजें मैं सिखाने जा रहा हूँ उससे आपको सीखना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं दोस्तों ध्रुवांतर रेखा। क्या कहते हैं? ध्रुवांतर रेखा, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही तो वृत्त बनाया था कहोगे? हाँ, तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी त्रिज्या होगी, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते कहोगे? हाँ। तो ये जो मूल बिंदु से इस वृत्त तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं ध्रुवांतर रेखा कहोगे? हाँ,
ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, दोस्तों किसी भी व्रत में, दोस्तों किसी भी दोस्तों इस व्रत में, दोस्तों इस व्रत में, दोस्तों इस व्रत पर स्थित एक कोई भी बिंदु जो होता है, कोई भी बिंदु होता है, उसे हम ध्रुवीय बिंदु कहते हैं। मान लीजिए इस व्रत पर यहाँ पर एक बिंदु स्थित है P, ठीक है, P स्थित है। तो दोस्तों ये जो P है ये कुछ और नहीं है, ये ध्रुवीय बिंदु है। हम मान लीजिए इस ध्रुवीय बिंदु का जो निर्देशांक है, कुछ तो निर्देशांक होगा, कहोगे हाँ। मान लीजिए इस ध्रुवीय बिंदु का जो निर्देशांक है x, y ये कहोगे, x, y ये, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक बात बताइए, यहाँ से मैं इस ध्रुवीय बिंदु से, यहाँ ध्रुवीय बिंदु से मैंने इस ध्रुवीय अक्ष पर एक लंब डाल दिया, ध्रुवीय अक्ष पर एक लंब डाल दिया, तब आप मुझे बताइए, ये जो ऊंचाई है, ये क्या कितनी है, को देखिए। तो वह देखिए यहाँ पर y अक्ष को वह देखिए, यहाँ पर वैल्यू दी है y, तो इस प्रकार दिखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। तो ये जो हमारा y है, ये जो हमारा यहाँ पर y लिखा है, ये कुछ और नहीं, ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो दूरी हमारी y है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, देखिए यहाँ को देखिए, यहाँ पर x लिखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी x होगी। तो इस प्रकार अगर देखता हूं तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, समकोण त्रिभुज है, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के वाई स्क्वायर के, आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी, कहोगे। इस प्रकार आर की जो वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी, कहोगे। ठीक है, कहोगे हाँ। मतलब ध्रुवांतर देखा कि लंबाई जो होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि यदि किसी ध्रुवीय बिंदु के बीच की दूरी, यदि किसी ध्रुवीय बिंदु के निर्देशांक जो है x, y है, तो ये p क्या था, होगा ये ध्रुवीय बिंदु था। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ध्रुवांतर रेखा की जो लंबाई निकल कर आई है, मतलब इस वृत्त की जो रेडियस निकल कर आई है, वो क्या निकल कर आई है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल कर आई है। तो यहीं से आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि किसी ध्रुवीय बिंदु के निर्देशांक x, y है, तो ऐसी स्थिति में ध्रुवांतर रेखा की जो लंबाई होगी, मतलब उस वृत्त की जो रेडियस होगी, उसकी लंबाई जो होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। ठीक है, तो हाँ ये बातें क्लियर है, हाँ ये बातें हमें क्लियर है। एक बात बताइए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए ये थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा y है और कर्ण हमारा r है। इस प्रकार देखा है तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी y अपॉन r होगी। साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन r होगी, मतलब y अपॉन r की जो वैल्यू है वो साइन थीटा के बराबर होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन r होगी। y अपॉन r की वैल्यू क्या, साइन थीटा बराबर होगी y अपॉन r की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से r की एक मिनट कहीं गड़बड़ी हो रही है। y अपॉन लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का, ठीक है। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, अगर मैं y से यहाँ पर y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, बताइए y की वैल्यू निकल कर आएगी r साइन थीटा, क्या आएगी, r साइन थीटा निकल कर आएगी, r साइन थीटा निकल कर आएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या निकल कर आए, r साइन थीटा निकल कर आए, ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए कोस थीटा की वैल्यू अगर तो देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार x है और कर्ण हमारा r है, तो इस प्रकार दिखा तो कोस थीटा बराबर होगा x अपॉन r को, x अपॉन r बराबर होगा कोस थीटा की होगा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू निकल कर आएगी r कोस थीटा, क्या r कोस थीटा निकल कर आएगी, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इस प्रकार x की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो देखिए x की वैल्यू r cos थीटा निकल कर आई और y की वैल्यू r sin थीटा निकल कर आई। यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर मैंने रख दिया उठाकर, x की वैल्यू r cos थीटा है तो x की जगह मैंने r cos थीटा लिख दिया, और y की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो देखिए y की वैल्यू निकल कर आई r sin थीटा। तो दोस्तों ये जो हमारा है, ये वास्तव में कुछ और नहीं, इस ध्रुवीय बिंदु का ध्रुवीय रूप है। क्या है, ध्रुवीय रूप है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी ध्रुवीय बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई ध्रुवीय बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है, तो ध्रुवीय बिंदु का जो ध्रुवीय रूप होता है r cos थीटा, r sin थीटा होता है, r cos थीटा, r sin थीटा होता है।
तो त्रिकोणमिति के हिसाब से देखा जाए तो त्रिकोणमिति के हिसाब से देखा जाए तो ध्रुवीय जो रूप होता है आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर जनरल वैसे बात किया जाए तो ध्रुवीय जो रूप होता है, वैसे अगर बात किया जाए तो ध्रुवीय जो रूप होता है आर आर कोमा थीटा होता है। क्या होता है? आर कोमा थीटा होता है। जहां पर दोस्तों आर जो है मूल बिंदु से ध्रुव पोल से ध्रुवीय बिंदु तक की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा जो है धनात्मक एक्सिस से वो ध्रुवीय बिंदु जो है जितने डिग्री पर झुका है उस कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। धनात्मक एक्स एक्सिस से जितने डिग्री पर झुका है मूल बिंदु ध्रुवीय बिंदु उस कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना कि यदि कोई ध्रुवीय बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है, तो उसका ध्रुवीय जो रूप होगा r cos थीटा r sin थीटा होगा। ये तो त्रिकोणमिति के हिसाब से हो गया। अगर वैसे बात किया जाए तो ध्रुवीय जो रूप होता है इस निर्देशांक बिंदु का जो ध्रुवीय रूप होगा वो r थीटा होगा, जहां पर r जो है पोल से ध्रुवीय बिंदु तक की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा जो है धनात्मक एक्स अक्ष से ध्रुवीय बिंदु जो है जितने डिग्री पर झुका है उस कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, धनात्मक एक्स अक्ष से नापा जा रहा है। ठीक है, ये बातें क्लियर है को? हाँ, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया था, वैसे उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए को? हाँ, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि बिंदु 3,4 का ध्रुवीय रूप क्या होगा। बिंदु 3,4 का ध्रुवीय रूप क्या होगा? बिंदु 3,4 का ध्रुवीय रूप क्या होगा? बिंदु 3,4 का ध्रुवीय रूप क्या होगा? तो आइए दोस्तों हम ध्रुवीय रूप निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों जो बिंदु 3,4 जो है 3,4 दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि 3,4 जो है पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ तो ध्रुवीय बिंदु है 3,4 वो वृत्त पर तो स्थित होगा। जो हमारा दोस्तों बिंदु जो 3,4 है दोस्तों, ध्रुवीय बिंदु हमें 3,4 दिया है, उसका ध्रुवीय रूप क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों ये जो निर्देशांक 3,4 दिया है, मतलब ध्रुवीय बिंदु जो 3,4 दिया है, ये तो पहले चतुर्थांश में होगा और वो वृत्त पर स्थित होगा। यहाँ मान लीजिए पहले चतुर्थांश में स्थित है, और वो पहले चतुर्थांश में इस वृत्त पर यहाँ पर स्थित होगा। यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर स्थित। एक बात बताइए दोस्तों, इस पोल से इस ध्रुवीय बिंदु तक की दूरी क्या कहलाएगी? देखिए इस पोल से इस ध्रुवीय बिंदु तक की दूरी जो है हमारी रेडियस कहलाएगी, मतलब ध्रुवांतर रेखा कहलाएगी। ठीक, एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे रेखा लंब खींच देता हूँ, तो ये जो लंब है दोस्तों ये इसकी लंबाई क्या होगी? देखिए ये वास्तव में यहाँ पर 4 लिखा है, तो इसकी लंबाई 4 होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? देखिए यहाँ पर लिखा है 3, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? 3 होगी। तो ये जो रेडियस है मतलब ध्रुवांतर रेखा r है, इसकी लंबाई क्या होगी? देखिए जब हमारा लंब हमारा 4 होता है, आधार हमारा 3 होता है, तो रेडियस हमारा 5 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा होगा ये 5 होगा। तो ये तो हमें निकालने की जरूरत ही ना थी, इस चीज को तो हमें निकालने की जरूरत ही ना थी। ये तो हम तो वैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है कि भैया जो ध्रुवांतर रेखा होती है उसकी लंबाई जो होती है ध्रुवांतर रेखा की लंबाई जो होती है, मतलब रेडियस की जो लंबाई होती है √x² + y² होती है। x की वैल्यू क्या दिया है? 3 दिया है, और 3 दिया है, और y की वैल्यू दिया है 4। इस प्रकार देखा है तो ध्रुवांतर रेखा की जो लंबाई होगी वो वास्तव में 5 होगी, मतलब रेडियस जो होगी 5 होगी। इस प्रकार तो हम तो निकाल ही सकते थे। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारी दोस्तों मान लीजिए ये धनात्मक एक्स अक्ष से ये थीटा डिग्री के झुकाव पर है ये ध्रुवीय बिंदु। ठीक है, हमसे कह रहा है ये जो ध्रुवीय बिंदु हमारा 3,4 है, इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा? हमें पता है कि ध्रुवीय रूप जो होता है किसी भी बिंदु P का ध्रुवीय जो रूप होता है r, थीटा होता है। क्या होता है? r, थीटा होता है। बोलो हाँ कि ना? तो इस निर्देशांक बिंदु का भी ध्रुवीय रूप जो होगा r, थीटा होगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इस निर्देशांक बिंदु 3,4 का भी ध्रुवीय रूप r, थीटा होगा। ठीक है, तो r तो हमने पता कर लिया, थीटा की वैल्यू पता करनी है। कहोगे हाँ।
तो यहाँ पर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू रखी गई है या टेन टेन के पदों में व्यक्त किया गया थीटा को कहोगे हम, तो यहाँ पर हम टेन के पदों में ही व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है कहोगे? देखिए मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, अच्छा टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है कहोगे? 4 है। आधार क्या कहोगे? देखिए आधार देखा जाए तो हमारा 3 है। इस प्रकार अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी टेन इनवर्स 4/3 आ गई। क्या आएगी? 4/3 आ गई। हाँ, अब दोस्तों ध्रुवीय रूप हमें निकालना है। दोस्तों निर्देशांक बिंदु 3,4 का ध्रुवीय रूप वास्तव में r, थीटा होगा। ठीक है, जहां पर r की वैल्यू क्या है? 5 है और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स -4/3 है। मैंने यहाँ पर रख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूं तो 5 टेन इनवर्स 4/3 आया। मतलब देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु 3,4 का ध्रुवीय जो रूप होगा 5 टेन इनवर्स 4/3 होगा। क्या होगा? टेन इनवर्स 4/3 होगा। 4/3 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहीं दिक्कत कहीं परेशानी तो नहीं? एक मिनट रुकिए, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं रखता हूँ आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू रखूंगा 5 और थीटा की वैल्यू रखता हूँ तो टेन इनवर्स 4/3 होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु 3,4 का ध्रुवीय जो रूप होगा वास्तव में 5 टेन इनवर्स 4/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और ये अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि आखिर अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? हमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बिंदु -1,1 का ध्रुवीय रूप क्या होगा। दोस्तों हमें एक ध्रुवीय बिंदु दिया है एक -1,1 ठीक है, कह रहा है उसका ध्रुवीय रूप क्या होगा। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, ध्रुवीय जो बिंदु -1,1 दिया गया है वो वास्तव में इस कार्तीय तल में कहां पर स्थित होता है? देखिए दूसरे चतुर्थांश में होता है। मतलब ये जो -1,1 दिया है यहाँ पर स्थित हो गया। तो ध्रुवीय जो बिंदु होता है वो सर्कल पर स्थित होता है, वृत्त पर स्थित होता है। मान लीजिए जो -1,1 है यहाँ पर स्थित हो गया। -1, जो है 1 यहाँ पर स्थित हो गया। तो इस -1,1 का ही तो हमें ध्रुवीय बिंदु बताना है। हाँ, ध्रुवीय रूप बताना है। ठीक है, दोस्तों आपको चित्र में बताया कि पोल से ध्रुवीय बिंदु तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? देखिए वो ध्रुवांतर रेखा कहलाती है, मतलब रेडियस कहलाती है। ठीक है, रेडियस कहलाती है। तो आप मुझे बताइए इस रेडियस ये जो हमारा ध्रुवांतर रेखा है इसकी लंबाई क्या होगी? देखिए जब किसी ध्रुवीय बिंदु को देखिए यदि कोई ध्रुवीय बिंदु P है और उसके निर्देशांक x, y है तो ऐसी स्थिति में ध्रुवांतर रेखा की जो लंबाई होती है √x² + y² होती है। यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू जो है +1 है। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर निकल कर आएगा √2 को √2 निकल कर आएगा। इस प्रकार देखा है तो ये जो हमारा ध्रुवांतर रेखा है मतलब रेडियस है वो √2 है। ठीक है, आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर लंब डालता हूँ तो इस लंब की लंबाई जो होगी ये यहाँ पर y की वैल्यू 1 दिया है तो 1 होगी और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई -1 होगी। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाता है और समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, उस तरीके से भी आप यहाँ पर निकाल सकते थे। लेकिन अगर मुझे ये पता है तो मैं आराम से इन सब की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि यदि कोई ध्रुवीय बिंदु P है तो उसका जो ध्रुवीय रूप होगा r, थीटा होगा। तो r की वैल्यू क्या होगा? देखिए r की वैल्यू तो निकल कर आई है √2। ठीक है, अरे थीटा की वैल्यू पता करनी है को। हाँ, तो थीटा क्या होगा? देखिए एक बात बताइए ये थीटा दोस्तों कुछ और नहीं है, धनात्मक एक्स अक्ष से जो ध्रुवीय बिंदु है वो कितने मीटर दूरी पर झुका है वो है कहोगे। हाँ, मतलब ये थीटा जो है कुछ और नहीं, ये जो जितने डिग्री पर झुका है उसको रिप्रेजेंट कर रखोगे। हाँ, मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा है एक मिनट, ये जो हमारा ये धनात्मक एक्स अक्ष से ये ध्रुवीय बिंदु जितने डिग्री पर झुका है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मैंने कहा कितने डिग्री पर झुका होगा हमें निकालना पड़ेगा। एक बात बताइए दोस्तों आप मुझे बताइए टेन थीटा बराबर क्या होगा? देखिए मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री को कोण बन रहा है तो आप मुझे बताइए टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब तो एक आधार भी देखा जाए तो अगर मैं दूरी के हिसाब से देखता हूँ माइनस इग्नोर कर दीजिए
तो टेन थीटा बराबर होगा 1/1 हो गया, मतलब 1 होगा हो गया। और ये किसकी वैल्यू होती है, हो गया 45 की होती है दोस्तों, 45 की होती है हो गया, 45 की होती है। तो इस प्रकार देखा जाए, तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ टेन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए टेन थीटा बराबर देखा जाए तो 1/1 होगा, 1/1 होगा हो गया। माइनस को इग्नोर कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें दूरी से मतलब है, ठीक है। टेन थीटा बराबर 1/1 होगा। अगर मैं यहाँ से दोस्तों टेन थीटा, दोस्तों एक किसकी वैल्यू होती है, टेन के टेबल में कहोगे 45 की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है कहोगे, हाँ। अगर मैं यहाँ पर तुलना, दोस्तों ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 45 हो, तो यहाँ तो यहाँ पर देखा जाए तो बनने वाला क्या कोण, 45 डिग्री। अगर यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनना है तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, 135 डिग्री होगा। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो झुका, ये जो ध्रुवीय बिंदु है धनात्मक एक्स अक्ष से 135 डिग्री का झुकाव का है, हाँ, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 135 डिग्री हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलत मान लिया था, थीटा नहीं मानना चाहिए था, अल्फा मानना चाहिए था, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री आई है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान, ठीक है। दोस्तों टेन अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है, एक आधार एक है, तो इस प्रकार टेन अल्फा की वैल्यू जो होगी 1/1 होगी। टेन के टेबल में देखा जाए तो 45 किसकी वैल्यू, टेन के टेबल में देखा जाए तो एक किसकी वैल्यू होती है, 45 की, तो इसकी जगह मैं 45 टेन 45 लिखता हूँ, तो इस प्रकार अल्फा की वैल्यू आ गई 45, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 135 डिग्री होगा। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो है ध्रुवीय बिंदु जो है एक्स अक्ष से 135 डिग्री के झुकाव पे है, तो मतलब थीटा की वैल्यू 135 डिग्री। सारी वैल्यू मैं उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। आर की वैल्यू क्या होगा, √2 है, √2 है। और कितने डिग्री के झुकाव पर है ध्रुवीय बिंदु, धनात्मक एक्स अक्ष से हो गया 135 डिग्री के झुकाव पे, 135 डिग्री के झुकाव पे। तो इस प्रकार देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु -1,1 का निर्देशांक बिंदु -1,1 का जो ध्रुवीय रूप होगा, √2 135 डिग्री होगा, √2 135 डिग्री होगा। मैं इसे नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे नीचे लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है दोस्तों। जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसमें कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चनों को कुछ करना है, क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करना है। फिलहाल के लिए पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तेजी से भी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इसके तेजी से कैसे करेंगे उसे भी देख लेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। तो तेजी से कैसे करेंगे उसे भी फिलहाल देख लेंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि रेखा 5x + 4y = 40 एक्स अक्ष और y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे कह रहा है रेखा 5x + 4y, 5x + 4y = 10 और एक्स अक्ष और y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि 5x + 4y = 10 और x अक्ष से और y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, दोस्तों मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। अच्छा, इसे छोड़ दी, कोई बात नहीं, इससे हमें मतलब नहीं, ठीक है। आप मुझे बताइए, ये जो हमारी रेखा 5x + 4y = 10 है, 4y = 40 है, ये x अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए अगर मैं x से गुणांक में जो राशि लिखी है उससे मैं डिवाइड करता हूं, तो आ रहा है 8। मतलब ये जो रेखा हमारी 5x + 4y = 40 है, ये x अक्ष को 10 पर डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए 10 यहाँ पर है, x अक्ष पर 10 यहाँ पर है, मतलब ये वाली जो रेखा है, मतलब जो जिस रेखा का समीकरण 5x + 4y = 40 है, वो वास्तव में x अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बोलो हाँ कि ना। इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 5,0 होंगे। अच्छा, ये रेखा जो है, जिस रेखा का समीकरण 5x + 4y = 40 है, ये y अक्ष को कहाँ पर कर रहा है, देखिए। अच्छा, ये एक मिनट 5 से 40 होता है, 8 पे कर रहा है। मान लीजिए 8 जो है x अक्ष पर यहाँ पर है, तो ये जो रेखा का समीकरण है, तो जिस रेखा का समीकरण 5x + 4y = 40 है, वो x अक्ष को 8 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसके निर्देशांक 8,0 हो गया। अच्छा, जिस रेखा का समीकरण 5x + 4y = 40 है, ये y अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देखिए अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो आ रहा है, 4 से डिवाइड करने पर 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। मान लीजिए 10 y अक्ष पर यहाँ पर है,
इस प्रकार देखा है तो ये जो जिस रेखा का समीकरण 5x प्लस 4y बराबर 40 है वो y x को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, तो 0,8 होंगे। तो ये जिस रेखा का समीकरण 5x प्लस 4y बराबर 40 है वो x अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हाँ x अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, y अक्ष को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हाँ मतलब जिस रेखा का समीकरण 5x प्लस 4y बराबर 40 है वो रेखा वास्तव में इस बिंदु से भी होकर जा रही है और इस बिंदु से भी होकर जा रही है, तो हाँ इस बिंदु से भी होकर जा रही है, इस बिंदु से भी होकर जा रही है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ। तो दोस्तों ये समझ में आ गया, तो हाँ ये चीजें समझ में आ गई। हमसे दोस्तों क्या कर रहा था, तो देखिए दोस्तों ये जो रेखा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए 5x प्लस 4y बराबर 40। तो हमसे कह रहा था कि 5x प्लस 4y बराबर 40 और x अक्ष और y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इस त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 8 है। मैंने ठीक है, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखा है 10, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 10 है। तो देखिए जो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो इस प्रकार देखा है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में हमारा आधार 8 है और लंब हमारा 10 है, और जब किसी समकोण त्रिभुज का आधार तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है लंब और आधार और लंब के मल्टीप्लीकेशन के आधे के बराबर होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 40 वर्ग यूनिट होगा, 40 वर्ग यूनिट होगा। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं या इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं रेखा 5x प्लस 4y बराबर 40 x अक्ष और y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 40 वर्ग यूनिट होगा, ठीक है। दोस्तों बात आती है क्या मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर x अक्ष और y अक्ष और एक रेखा का समीकरण देकर हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो ऐसी स्थिति में जो त्रिभुज बनेगा वो कुछ और नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो हमारा एक समकोण त्रिभुज ही होगा, वो हमारा एक समकोण त्रिभुज ही होगा, ठीक है। अधिकांश जगह समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है। दोस्तों अगर हमसे x अक्ष हमारे सामने x अक्ष और y अक्ष और एक समीकरण देकर कहता है कि बताइए इनसे बनने वाला त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इनसे बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो हमारा एक समकोण त्रिभुज ही होगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है तो ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर तेजी से निकालना है तो आपको मैं तरीका बता देता हूं जिससे आप तेजी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है, दोस्तों ये जो रेखा का समीकरण था, ये एक्स अक्ष को जितने यूनिट पर काट रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, आधार बन रहा है दोस्तों। और वाई अक्ष को ये रेखा का जो समीकरण है जितने यूनिट पर काट रहा था वो हमारा क्या बन रहा है, लंब बन रहा है। हाँ क्या इस समकोण त्रिभुज का लंब बन रहा है, हाँ। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष देकर एक समीकरण भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष और एक समीकरण देकर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो आपको कुछ मत करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि जो रेखा का समीकरण दिया गया है वो एक्स अक्ष को कितने यूनिट पर काट रहा है, जितने यूनिट पर काट रहा होगा वो हमारा लंब होगा, और वाई को जितने वो हमारा आधार होगा, और जितने यूनिट पर वो काट रहा वाई को काट रहा होगा वो हमारा लंब होगा। और जब हमें लंब और आधार पता चल गया तो हम उस बनने वाला जो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर मैं देखूं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष और इस समीकरण से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अगर मैं देखूं तो एक्स अक्ष को ये जो रेखा का समीकरण है ये एक्स अक्ष को 10 यूनिट पर 8 यूनिट पर काट रहा है, तो इस प्रकार देखा तो हमारा आधार जो है 8 है, और वाई अक्ष को वास्तव में 10 यूनिट पर काट रहा है, तो लंब हमारा क्या है 10 है। हमें पता है कि जो बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आधार और लंब में बनने वाले जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आधार और लंब के मल्टीप्लीकेशन के आधे के बराबर होगा। तो इस प्रकार देखा तो जो बनने वाला समकोण त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 40 वर्ग यूनिट होगा। तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। कहोगे हम यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आई है कि नहीं, कहोगे हाँ यहाँ तक आपकी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे ना तो हम बिना इस आकृति के इस अगले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बिना कुछ आकृति बनाए ही इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन की रेखा 3x प्लस 4y बराबर 24, और हमसे कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कह रहा है कि रेखा 3x प्लस 4y बराबर 24, 4y बराबर 24, और कह रहा है एक्स अक्ष और कह रहा है वाई अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष और हमें एक समीकरण बनाकर समीकरण दिया गया है। तो
तो ऐसी स्थिति में इन तीनों से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा कोई, समकोण त्रिभुज होगा। मतलब हमसे उसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कोई, हाँ उसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो वास्तव में लंब और आधार और लंब के मल्टीप्लिकेशन के आधे के बराबर होता है। तो जो इनसे बनने वाला समकोण त्रिभुज होगा उसका आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, देखिए ये जो रेखा का समीकरण है ये एक्स अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा होगा वो आधार होगा। तो 3 × 24 8 मीटर यूनिट पर काट रहा है, तो आधार हमारा 8 होगा। तो देखिए वाई अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा होगा वो हमारा लंब होगा, तो 6 यूनिट पर काट रहा है, 6 यूनिट पर काट रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा लंब जो होगा 6 होगा। तो समकोण त्रिभुज हमें पता है कि जो समकोण त्रिभुज है उसका आधार 6 है और लंब हमारा आधार हमारा 8 है और लंब हमारा 6 है। हमें पता है कि समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है आधार और लंब के मल्टीप्लिकेशन के आधे के बराबर होता है। मतलब जो क्षेत्रफल होगा समकोण त्रिभुज का 8 6 48, 48 का आधा करेंगे 24, 24 वर्ग यूनिट होगा, क्या होगा 24 वर्ग यूनिट। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि मैंने कैसे बिना आकृति बनाए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश किए होंगे हम, ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिलहाल पढ़िए, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ। यदि दो रेखाओं की ढाल 1/2 और 3 है तो उनके बीच बनने वाला कोण का मान क्या होगा। अब इसके सीखने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपको वो ध्यान रखना है। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है, एक रेखा है ये, जिसके ढाल मान लीजिए m1 है। एक दूसरी रेखा है, मान लीजिए एक दूसरी रेखा है m2। इसी प्रकार मान लीजिए एक दूसरी रेखा है, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है जिसका ढाल मान लीजिए m1 है, एक दूसरी रेखा है मान लीजिए जिसकी ढाल m2 है। मान लीजिए दोस्तों दोनों के बीच में कुल मिलाकर थीटा डिग्री का कोण बनता है। क्या थीटा डिग्री का कोण बनता है? दोनों रेखाओं के बीच में थीटा डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अगर दोस्तों एक रेखा हमारी ये हम दोस्तों अगर हमारी एक रेखा की ढाल m1 है और दूसरी रेखा की ढाल m2 है और उनके बीच का बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों tan थीटा जो होता है वो वास्तव में मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर होता है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाकर तेजी से निकालकर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यही बात ध्यान रखना है कि यदि एक रेखा जिसकी ढाल m1 है और एक दूसरी रेखा जिसकी ढाल m2 है और उनके बीच को बनने वाला कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में tan थीटा जो होगा मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। हमसे कह रहा है कि दो रेखाएं हैं जिनके ढाल क्रमशः 1/2 और 3 है। कह रहा है उन रेखाओं के बीच बनने वाला कोण थीटा, उनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, ठीक है। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि जब दो रेखाएं जिनकी ढाल m1 और m2 है और उनके बीच का बनने वाला कोण थीटा होता है, तो ऐसी स्थिति में tan थीटा जो होता है वो वास्तव में मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर होते हैं। ये बातें पता है को? हाँ। तो अगर जिस रेखा की बात की जा रही है, अगर उसकी ढाल 1/2 और इस क्वेश्चन में जिन दो रेखाओं की बात की जा रही है, अगर उनके ढाल क्रमशः 1/2 और 3 है और उनके बीच के बनने वाला कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में tan थीटा जो होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ पर सारी वैल्यू रख देने की कोशिश करता हूँ। तो m2 आप चाहे जिसे मान सकते हैं, m1 चाहे जिसे मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने m2 मान लिया 3 को, तो यहाँ पर मैंने 3 रख दिया माइनस 1/2, यहाँ पर अगर 1 प्लस 3 इंटू 1/2 को 1/2। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो कट फिट कर दोस्तों ये मोड जो लगा है ये वास्तव में अंदर की चीजों को प्लस कर देगा। अगर माइनस में आ रही है तो प्लस कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1 हो गया। tan थीटा की अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर 1 आया हो गया, क्योंकि देखिए दोस्तों 2 की 6 5/2 आया, यहाँ पर भी 5/2 आ रहा है, 5/2 से 5/2 कैंसिल, तो इसका tan थीटा बराबर आएगा 1। और tan के टेबल में देखा जाए तो 1 जो होती है tan 45 की वैल्यू होती है, तो इस प्रकार मैं 1 को tan 45 लिख सकता हूँ, tan 45 लिख सकता हूँ।
अगर मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ दोस्तों, ये दोनों चीज तभी बराबर हो सकते हैं जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 होगी। मतलब देखा जाए तो दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला जो कोण है, तो अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है तो हम कह सकते हैं ये दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण है वो क्या है, वो 45 डिग्री है। तो इस तरीके से आप जाकर जवाब दे सकते थे तेजी से कोविड में। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम कुछ और नया चीज सीखने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है यदि बिंदु 3k+2 कोमा k+10 का भुज और कोटि बराबर है तो k का मान क्या होगा। हम तो एक निर्देशांक बिंदु दिया गया है 3k+2, तो एक निर्देशांक बिंदु दिया गया है 3k+2 कोमा k+10 कह रहा है हमसे हमसे क्या कर रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि भुज और कोटि जो निर्देशांक बिंदु दिया गया है उसमें भुज और कोटि क्या है, बराबर है। कह रहा है k का मान कहते हैं। आपको चित्र ये पता है कि x को हम भुज कहते हैं और y को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। हम कह रहा है कि इस निर्देशांक बिंदु का भुज और कोटि, ये जो भुज है और ये जो कोटि है आपस में क्या है, बराबर है। हम अगर बराबर है तो मैं इनके बीच में बराबर का साइन लगा देता हूँ, कहोगे हाँ, साइन लगा देता हूँ, कहोगे हाँ। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालता हूँ ना, तो k की वैल्यू निकालने के लिए इस k को इधर लाऊंगा तो 2k हो जाएगा, कहोगे हाँ 2k हो जाएगा। इस 2k इधर भेजूंगा तो 8 हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार k की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो k की वैल्यू हमारी 4 आई, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, वो 4 निकल कर आएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि निर्देशांक बिंदु इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर यदि निर्देशांक बिंदु 3k+2 k+10 का भुज और कोटि बराबर है तो ऐसी स्थिति में k का मान जो होगा 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेखा x+y = -5 जो है किस चतुर्थांश से होकर जाएगा। तो जिस भी चतुर्थांश से ये रेखा होकर जा रही होगी उस चतुर्थांश में स्थित x अक्ष और y अक्ष को वो काट रही होगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो रेखा हमारी x+y = -5 है, ये x अक्ष को कहां पर काट रही है और y अक्ष को कहां पर काट रही है, x अक्ष को कहां पर काट रही है और y अक्ष को कहां पर काट रही है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करते हैं कि ये जो रेखा हमारी x+y = -5 है, x+y = -5 है, ये x अक्ष को वास्तव में कहां पर काट रही है और y अक्ष को कहां पर काट रही है। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि x+y = -5 वाली जो रेखा है वो वास्तव में x अक्ष को कहां पर काट रही है, y अक्ष को कहां पर काट रही है। तो x अक्ष को जहां पर काट रही होगी, ये जो रेखा का दोस्तों, जिस रेखा का समीकरण x+y = 5 है, ये रेखा जिस x अक्ष को जहां पर काट रही होगी, x अक्ष को जहां पर काट रही होगी उसके निर्देशांक जो होंगे वास्तव में x, 0 होंगे। मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x बराबर क्या है, तो x बराबर आएगा -5। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो रेखा, जिस रेखा का समीकरण x+y = 5 है, वो x अक्ष को वास्तव में x अक्ष को 0, -5, 0 पर काट रहा है, -5, 0 पर काट रहा है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे -5, 0 पर काट रहा है। -5, 0 कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ पर होगा, -5, 0 यहाँ पर। अच्छा, ये रेखा जो है, ये जो हमारा रेखा का समीकरण है, ये y अक्ष को कहां पर काट रहा होगा, जहां पर भी y अक्ष को काट रहा होगा उसके निर्देशांक 0, y होंगे। मतलब x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y बराबर आएगा -5 क्या आएगा, -5। मतलब y अक्ष को मतलब देखा जाए तो ये जो रेखा y अक्ष को जहां पर काट रही है उसके निर्देशांक वास्तव में 0, -5 है। तो मान लीजिए 0, -5 यहाँ पर है। दोस्तों ये जो रेखा का समीकरण है ये वास्तव में x अक्ष को यहाँ पर काट रही है, y अक्ष को यहाँ पर काट रही है। मतलब जो रेखा हमारी है x+y = -5 वाली, वो वास्तव में इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रहा होगा, इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रहा होगा। इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि x+y = -5 वाली जो रेखा है वो वास्तव में थर्ड चतुर्थांश से होकर गुजर रहा है, थर्ड चतुर्थांश से होकर गुजर रहा है, थर्ड चतुर्थांश से होकर गुजर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x+y = -5 वाली जो रेखा है वो वास्तव में किसी और चतुर्थांश से नहीं बल्कि थर्ड चतुर्थांश से होकर गुजर रही है। ठीक है, थर्ड चतुर्थांश से होकर गुजरेगी। लेकिन हमसे ये नहीं कहा कि चतुर्थांश में किस चतुर्थांश से होकर गुजरेगी, ये होना चाहिए था, गलत कह दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया x प्लस वाई बराबर माइनस 5 वाली जो रेखा है वो वास्तव में किसी और निर्देशांक से नहीं बल्कि थर्ड चतुर्थांश से होकर गुजरेगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कभी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहीं दिक्कत कहीं परेशानी है तो बताइए, तो नहीं है कहीं दिक्कत कहीं कभी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्षेत्रफल से ही संबंधित है। अभी आपने 2-3 क्वेश्चन क्षेत्रफल से संबंधित किए हैं, तो हम फिर से क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन मैं आपसे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है कि एक्स एच और वाई एच और 2x प्लस 3y बराबर 12 और 4x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? हमसे कह रहा है एक्स एच, कह रहा है एक्स एच, हमसे कह रहा है वाई एच, हमसे कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 12, y बराबर 12। इसी प्रकार कह रहा है कि 2x प्लस y माइनस कह रहा है 2x प्लस वाई माइनस 2 मतलब बराबर 2। कह रहा है 2x, हमसे कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 12 और इसी प्रकार कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 2 से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है कि एक्स एच वाई एच और इस समीकरण से बनने वाले आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो रेखा का समीकरण हमारा 2x प्लस 3y बराबर 12 है, ये एक्स एच को कहां किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? देखिए 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 6 आया, तो इस प्रकार देखा है तो एक्स एच को 6 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मान लीजिए इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो 6,0, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एच को, तो एक्स एच को अगर 6 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर, तो इस बिंदु के निर्देशांक 6,0 होंगे। अच्छा, वाई एच को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है वो देखिए, 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4 आया, मतलब वाई एच को 4 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हाँ, मान लीजिए यहाँ पर 4 यूनिट है, अगर तो 4 यूनिट यहाँ पर है तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है 0,4 यूनिट हो गए। हाँ, अच्छा, ये रेखा जो है हमारा एक्स एच को कितने यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रहा है? देखिए अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 1 आया, मतलब ये जो रेखा है एक्स एच को वास्तव में 1 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हाँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है 1 यूनिट पर, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 1,0 होंगे। ठीक है, अच्छा, ये रेखा जो है वाई एच को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है? तो देखिए अगर मैं 1 से यहाँ पर 1 लिखा है, अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो 2 आया, मतलब 2 यूनिट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मान लीजिए 2 यूनिट यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करिए, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो वास्तव में 0,2 होंगे। क्या होंगे? 0,2 होंगे, 0,2 होंगे। ठीक है, दोस्तों जो पहली रेखा है एक्स एच को यहाँ पर प्रतिच्छेद करिए और यहाँ पर एक्स एच को यहाँ पर प्रतिच्छेद करिए, वाई एच को यहाँ पर प्रतिच्छेद करिए, मतलब जो पहली रेखा का समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12 वो वास्तव में इस बिंदु और इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है, इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो रेखा है एक्स एच को यहाँ पर, वाई एच को यहाँ पर प्रतिच्छेद करिए, मतलब ये जो रेखा हमारी है ये इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है, इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है। बोलो हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? हमसे दोस्तों क्या कह रहा था? हमसे कह रहा था दोस्तों ये जो रेखा है वास्तव में इसको दोस्तों ये जो रेखा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो रेखा हमारी है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे कह रहा था कि एक्स एच ये कह रहा था, एक्स एच कह रहा था वाई एच और कह रहा था कि 2x प्लस 3y बराबर 12 और कह रहा था कि 2x प्लस वाई बराबर 2 से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब इस आकृति का हमसे क्षेत्रफल गुजरा, इस आकृति का हमसे क्षेत्रफल गुजरा। तो आइए दोस्तों हम इस आकृति का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर इस आकृति का या क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, तो इस प्रकार देखा है तो इस समकोण त्रिभुज का आधार हमारा 6 है और लंब हमारा 4 है, तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल होगा 24, 24 का आधा करेंगे तो आ गया 12। तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 12 होगा। अच्छा, ये जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, इस प्रकार देखा है तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस समकोण त्रिभुज का आधार 1 है और लंब हमारा 2 है, इस प्रकार इसका क्षेत्रफल जो होगा 1 लंब और आधार के मल्टीप्लिकेशन के आधे के बराबर होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल जो होगा 1 × 2/2 मतलब 1 होगा। तो इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल 12 है, उसमें से इस भाग का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, तो इस गिरे हुए इसका क्षेत्रफल वास्तव में 11 यूनिट होगा। क्या होगा? 11 वर्ग यूनिट होगा। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं एक्स अक्ष, इस प्रकार हम कह सकते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष और 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस 3y बराबर 12 से घिरे आकृति का क्षेत्रफल जो होगा 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों बात आती है क्या हमें ऐसे करना पड़ेगा? नहीं, आपको ऐसे करना नहीं पड़ेगा।
अब कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। दोस्तों जब भी एक्स अच्छा और वाई अच्छा और दो समीकरण की देकर समीकरण देकर हमसे क्षेत्रफल पूछेगा घिरी आकृति का, तो अधिकांश संभावना यही होती है, अधिकांश संभावना यही होती है कि दो एक बड़ा त्रिभुज, एक बड़ा समकोण त्रिभुज बनेगा, एक छोटा समकोण त्रिभुज बनेगा। पहला वाला जो समीकरण होगा उसमें से किसी एक समीकरण से बड़ा त्रिभुज बनेगा, उसमें से किसी समीकरण से छोटा त्रिभुज बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाले समीकरण से हमारा बड़ा त्रिभुज बना है, हाँ बड़ा समकोण त्रिभुज बना, और इस छोटे वाले इस वाले समीकरण से हमारा छोटा समकोण त्रिभुज बना है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर एक्स अच्छा और वाई अच्छा है, एक्स अच्छा और वाई अच्छा है, एक्स अच्छा और वाई अच्छा और दो समीकरण देकर बने आकृति का घिरे आकृति का क्षेत्रफल पूछता है, तो ये अधिकांश संभावना है कि वहां पर छोटा और बड़ा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और जब छोटा और बड़ा त्रिभुज बनकर बनेगा तो ऐसी स्थिति में आप बहुत तेजी से जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, आप बहुत तेजी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दोस्तों आप ये देखिए, ये जो छोटे वाले त्रिभुज का लंब है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो छोटे वाले त्रिभुज, दोस्तों इस वाले समीकरण से हमारा छोटा त्रिभुज बना था, छोटा, दोस्तों इस वाले समीकरण से हमारा छोटा वाला समकोण त्रिभुज बना था, और समकोण त्रिभुज का आधार कुछ और नहीं है, एक्स अक्ष को जितने यूनिट पर ये समीकरण हमारा काट रहा है, ये जो हमारी समीकरण था एक्स अक्ष को जितने यूनिट पर काट रहा था वो हमारा आधार बना था, और वाई को जितने यूनिट पर काट रहा था वो हमारा लंब बना था। क्योंकि आपको देख लीजिए कि ये जो रेखा का समीकरण है ये एक्स अक्ष को 2 यूनिट पर 1 यूनिट पर काट रहा था, तो वो हमारा आधार बना था, और वाई को ये रेखा का समीकरण 2 यूनिट पर काट रहा था, वो हमारा लंब बना था। इस प्रकार देखा तो अगर इस समीकरण से बनने वाला समकोण त्रिभुज इस समीकरण से बनने वाला समकोण त्रिभुज का आधार हमारा 1 है और लंब हमारा 2 है, तो क्षेत्रफल हमारा कुल मिलाकर 1 होगा। कभी हाँ यहाँ इसी प्रकार तो इससे भी हमारा समकोण त्रिभुज बना था, कभी हाँ, और उस समकोण त्रिभुज में एक्स अक्ष ये और उस समकोण त्रिभुज में एक्स अक्ष को ये रेखा, इस रेखा का समीकरण एक्स अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा था वो हमारा लंब बना था, और वाई को जितने मीटर दूरी पर काट रहा था वो हमारा आधार बना था। इस प्रकार देखा है तो ये जिस रेखा का समीकरण 2x + 3y, इस प्रकार देखा है तो ये जो समीकरण हमारा रेखा का था इससे बड़ा त्रिभुज बना था, और उस बड़े त्रिभुज उस बड़ा समकोण त्रिभुज बना था, और उस बड़े समकोण त्रिभुज का आधार जो था वो कुछ और नहीं 6 यूनिट था। आपको देख लीजिए एक्स अक्ष को जितने यूनिट पर काट रहा है वो हमारा आधार है। इसी प्रकार लंब हमारा 4 था, आपको देख लीजिए जितने यूनिट पर वाई अक्ष को काट रहा है वो हमारा लंब है। तो इस प्रकार देखा है तो इससे बनने वाला जो समकोण त्रिभुज है, इससे बनने वाला इस दूसरे वाले समीकरण से बनने वाला जो समकोण त्रिभुज है उसका आधार हमारा 6 है और लंब हमारा क्या है 4 है। तो इस प्रकार 24 का आधा करेंगे तो आएगा 12, मतलब बड़े बनने इस समीकरण से बनने वाला बड़ा जो समकोण त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 12 यूनिट होगा। अब बड़े में से अगर मैं छोटा त्रिभुज घटा देता हूं तो आएगा हमारा 11। तो इस प्रकार देखा है तो इसका क्षेत्रफल आएगा 11 यूनिट का भी। तो इस प्रकार आप तेजी से जाकर निकाल सकते थे, हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं, ऐसे कहीं करने की जरूरत नहीं है। आइए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे तेजी से करेंगे मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कैसे मैं यहाँ पर तेजी से जवाब दूंगा, आइए मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। हमसे कह रहा है x = 0, y = 0 और 3x + y = 3 और 2x + 3y = 6 से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है x = 0, x = 0 का मतलब क्या होता है, देखिए x = 0 का मतलब होता है y। हमसे कह रहा है y, ठीक है, कह रहा है कि y, इसी प्रकार कह रहा है y = 0, y = 0 का मतलब होता है x। कह रहा है कि y x अक्ष और 3x + y = 3x, 3x + y = 3 और 2x + 3y = 6। कह रहा है कि y x अक्ष और 3x + y = 3x + y = 3 और 2x + 3y = 6 से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष और दो समीकरण देकर हमसे बड़ी आकृति का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर अधिकांश संभावना है कि एक छोटा समकोण त्रिभुज बना होगा, एक बड़ा समकोण त्रिभुज बना होगा। इन दोनों समीकरणों के माध्यम से एक छोटा समकोण त्रिभुज बना होगा, एक बड़ा समकोण त्रिभुज बना होगा। तो आप मुझे बताइए जो समकोण इन दोनों समीकरणों के माध्यम से जो छोटा और बड़ा त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल क्या है। देखिए पहले देखिए इसके माध्यम से भी एक समकोण त्रिभुज बना होगा, तो मैंने कहा ठीक है उसको अगर इसके माध्यम से एक समकोण त्रिभुज बना है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार पता होना चाहिए, लंब पता होना चाहिए। तो देखिए एक्स अक्ष को ये जो रेखा का समीकरण हमारा 3x + y = 3 है, ये एक्स अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा होगा वो हमारा आधार होगा। तो एक्स अक्ष को देखा जाए तो 1 यूनिट पर काट रहा है, तो देखो 1 यूनिट पर काट रहा है तो आधार देख रहे हैं तो उस समकोण त्रिभुज का 1 है। y को 3 यूनिट पर काट रहा है, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 से मैं भाग दूंगा तो आएगा 1 यूनिट पर काट रहा है। तो इस प्रकार देखा है तो आधार भी हमारा क्या है, तो देखिए आधार भी हमारा
आधार भी लंब भी हमारा क्या है, एक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आधार और लंब के मल्टीप्लीकेशन के आधे के बराबर होगा, मतलब 1/2 होगा क्षेत्रफल का होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस समीकरण के माध्यम से जो क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज बनाया है उसका क्षेत्रफल जो होगा 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2 होगा। अच्छा अच्छा, इस समीकरण से जो हमारा क्षेत्र, इस समीकरण के माध्यम से ये जो रेखा का समीकरण है, इसके माध्यम से जो समकोण त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा वो देखिए। उसको वो देखिए, अगर इसके माध्यम से भी हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार की जरूरत होगी और लंब की जरूरत होगी। मैंने कहा तो बताइए आधार क्या है उस समकोण त्रिभुज का, होगा देखिए एक्स, ये जो रेखा का समीकरण है, एक्स अक्ष को जितने मीटर दूरी पर काट रहा होगा उसका वो वास्तव में आधार होगा। तो एक्स अक्ष को वास्तव में 3 मीटर दूरी पर काट रहा है तो यहाँ अंतःखंड। इस प्रकार देखा जाए तो समकोण त्रिभुज का आधार जो है 3 है। मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए वाई अक्ष को वास्तव में 2 यूनिट पर काट रहा है, तो इस प्रकार लंब दिखा है तो 2 है। मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार अगर उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा लंब और आधार, आधार और लंब के मल्टीप्लीकेशन के आधे के बराबर होगा, मतलब 6 होगा। तो यहाँ तक अच्छा 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर 3 आना चाहिए था। वाई को यहाँ पर 1 लिखा है, 1 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो आया 3, मतलब वाई को 3 यूनिट पर काट रहा है, तो यहाँ पर 3/2 आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए। दोस्तों इसके माध्यम से जो त्रिभुज बना है, उस समकोण त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल 3 है, और इसके माध्यम से जो समकोण त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल 3/2 है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल, इसके माध्यम से जो समकोण त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, मतलब वो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है, और इसके माध्यम से जो छोटा वाला त्रिभुज, इसके माध्यम से जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल कम है, मतलब उसके इसके माध्यम से छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो देखो ठीक है, हमसे कह रहा था इनके माध्यम से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इनके माध्यम से बनी आकृति का क्षेत्रफल जो होगा ना, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को घटाने पर जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो क्षेत्रफल होगा। तो बड़े समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 3 है, और छोटे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 3/2 है। मैंने घटा दिया। अगर मैं घटाता हूँ तो 2 या 6 में से 3 घटाएंगे, 3/2 आया। हाँ, 3/2 को अगर मैं सोल्व करता हूँ 1.5 है। इस प्रकार देखा है तो इनके माध्यम से वाई एक्स अक्ष और इसके समीकरण और इस समीकरण के माध्यम से घेरे आकृति का क्षेत्रफल जो होगा 1.5 वर्ग यूनिट होगा, 1.5 वर्ग यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इस प्रकार आप जाकर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ तक कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी है तो बताइए, तो नहीं यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष 2x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है एक्स अक्ष 2x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा है, मैंने ये जो रेखा खींची है ये x अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा है x अक्ष को ये x अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, x अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लीजिए, मानने में कोई बुराई नहीं। दोस्तों x अक्ष, ठीक है, x अक्ष और कह रहा है 2x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 से बड़ी आकृति का क्षेत्रफल करो। तो 3 भुजाओं से जो आकृति बनती है, 3 भुजाओं से घिरी जो आकृति होती है वो कुछ नहीं और नहीं त्रिभुज होता है। 4 भुजाओं से घिरी आकृति जो होती है वो कुछ और नहीं एक चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर 3 रेखाएं हैं, x अक्ष वाली हो गई, एक 2x माइनस वाई बराबर 2 वाली हो गई और x प्लस वाई बराबर 4 वाली हो गई। तो इनके माध्यम से जो घिरी आकृति होगी वो कुछ और नहीं होगी, त्रिभुज का निर्माण करेगी, हाँ त्रिभुज होगी। ठीक है, मतलब हमसे कह रहा है कि x अक्ष और 2x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, यही पूछ रहा है। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये x है, x अक्ष वाली रेखा है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारी रेखा है, ये 2x माइनस, मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारी रेखा, ये वाली जो रेखा है हमारी, ये 2x माइनस वाई बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो देखो इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारी रेखा है, x प्लस वाई बराबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। x प्लस वाई बराबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब देखा जाए तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि x अक्ष और इस 2x माइनस वाई बराबर 2 और इस x प्लस वाई बराबर 4 से बनने वाली आकृति जो है, मतलब बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि x अक्ष जो है इस रेखा को, इस 2x माइनस वाई बराबर 2 को जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस रेखा को x अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसके निर्देशांक क्या होगा। तो उसके निर्देशांक वास्तव में x, 0 होंगे, मतलब y की वैल्यू 0 होगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस रेखा के समीकरण को
एक्स अक्ष जो है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बिंदु की जो निर्देशांक होंगे एक्स कॉमा जीरो होंगे, मतलब y की बराबर y की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू जीरो रख लेता हूँ। अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो x बराबर क्या है, एक आएगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो इस बिंदु पर मतलब देखा जाए तो x अक्ष जो है एक कोमा जीरो पर, निर्देशांक बिंदु एक कोमा जीरो पर प्रतिच्छेद कर रहा है इस रेखा को कहोगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, किसी प्रकार देख रहे हैं कि आप x अक्ष जो है इस रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x कोमा जीरो होंगे, मतलब y की वैल्यू जीरो होगी। अगर मैं y की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो x बराबर क्या आएगा, कहोगे चार आएगा, मतलब निर्देशांक बिंदु चार कोमा जीरो पर वास्तव में x अक्ष इस रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है कहोगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। तो आप देख रहे हैं कि 2x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 वाली रेखा यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो मैंने कहा किस बिंदु पर, किस निर्देशांक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो देखिए, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो देखिए x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 2 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो x बराबर आएगा 2, x बराबर आएगा 2। अगर मैं यहाँ पर x बराबर 2 रखता हूँ तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर भी 2। मतलब देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु 2,2 पर यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने को भी। ठीक है, दोस्तों ये हमारा x अक्ष है और x अक्ष से लंबवत जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वो y अक्ष को रिप्रेजेंट करती है। x अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है y अक्ष को रिप्रेजेंट करिए। तो ये जो दूरी है वास्तव में दोस्तों, ये दूरी कितनी है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2, मतलब यहाँ ये जो दूरी है वास्तव में कुल मिलाकर 2 यूनिट है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। दोस्तों मूल बिंदु से देखा जाए तो मूल बिंदु से देखा जाए तो यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट है। मूल बिंदु से देखा जाए तो यहाँ तक की दूरी क्या है, 4 यूनिट है। दोस्तों मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 4 है और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल मिलाकर 3 यूनिट होगी। क्या होगी, 3 यूनिट होगी। बोलो हाँ क्या कहोगे, हाँ। तो सीधे आप घटा लीजिए 4 में से 1 तो आएगा 3 होगी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि त्रिभुज का जो लंब है वो क्या है, 2 है। और किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज के भी क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या होगा, 3 है, ऊंचाई क्या होगा, 2 है। इस प्रकार इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, 3 वर्ग यूनिट होगा। क्या होगा, 3 वर्ग यूनिट होगा। बताइए कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी है आपको, कहोगे नहीं हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजों को मैनेज करने की कोशिश की है। अब दोस्तों इसी प्रकार आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन फिलहाल देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सरल रेखा x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 4 और x अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे। ठीक है, यही तो कह रहा है, कहोगे। तो x माइनस वाई बराबर 0 की एक रेखा होगी, कहोगे हाँ, ये तो होगी, कहोगे। x प्लस वाई बराबर 4 वाली एक रेखा होगी और x अक्ष वाली। कह रहा है इन तीनों से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं, इनसे बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, इनसे बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, कहोगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों x अक्ष, ये जो रेखा है x अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई x अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा है x अक्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो रेखा हमारी है, ये जो रेखा हमारी है, ये जो रेखा हमारी है, ये x माइनस वाई बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। x माइनस वाई बराबर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए ये जो रेखा हमारी है, ये जो रेखा हमारी है, ये जो रेखा हमारी है, ये x प्लस वाई बराबर 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। हमसे कह रहा है कि x अक्ष और x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 से बनने वाली आकृति का मतलब बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा होगा। तो आइए दोस्तों हम इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि x अक्ष जो है इस रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, हाँ। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा होगा उसके निर्देशांक x को 0 होगा, तो हाँ मतलब वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x बराबर क्या है, 2 है। मतलब देखा है तो x अक्ष जो है इस निर्देशांक बिंदु 2,0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, निर्देशांक बिंदु 2,0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, तो नहीं हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है, हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक्स अक्ष देख रहे हैं, ये हमारा जो एक्स अक्ष है इस रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, को यहाँ एक्स अक्ष इस रेखा को अगर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे x, 0 होंगे, मतलब y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x बराबर 4 होगा, मतलब निर्देशांक बिंदु 4, 0 पर x अक्ष जो है इस रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 वाली रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे देखिए, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को विलोपन विधि से सोल्व करता हूँ तो y से y कैंसिल होगा, 2x बराबर आएगा 6 और x बराबर आएगा 3 को 3 आएगा। x बराबर अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, x बराबर अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो y बराबर आएगा 1। मतलब निर्देशांक बिंदु 3,1 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों को। यहाँ निर्देशांक बिंदु 3,1 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो देखो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो x एक्सिस से जो लंबवत दूरी है होती है वो y को रिप्रेजेंट करती है कभी, y को रिप्रेजेंट करती है कभी। तो यहाँ पर y लिखा है 1 यूनिट, मतलब ये जो दूरी है वास्तव में 1 यूनिट है कभी। ठीक है, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना कभी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मूल बिंदु से देखा जाए तो मूल बिंदु से देखा जाए तो ये जो दूरी है वास्तव में 2 है हो गया। मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है, 2 है। मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है, 4 है। तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 2 तो 4 में से 2 घटा लीजिए, आ जाएगा तुरंत। क्या ये सब नोट की होगा, तो हमने कर लिया वैसे। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज का आधार जो है 2 यूनिट है और हमारा क्या है, लंब जो है 1 यूनिट है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार हमारा 2 है, ऊंचाई हमारा 1 है। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 1 वर्ग यूनिट। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, कहीं दिक्कत तो कोई दिक्कत कोई यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है। इस गलती की भरपाई मैंने यहाँ पर कर दी है, कोई बात नहीं। वो क्वेश्चन जो मैंने करवाया है ना, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2 मांग के करवाया है, वो सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और था, उस चीज को भी समझाना पड़ेगा। मान लीजिए तो ये जो रेखा है हमारी x माइनस वाई बराबर 0 को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाली जो रेखा है x प्लस वाई बराबर 4 को रिप्रेजेंट करने को देगी। इस क्वेश्चन को भी करवाना जरूरी था, लेकिन कोई बात नहीं, वो गलत नहीं है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन गलत नहीं है, ये आपको घबराना नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि x जो है इस रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पर प्रतिच्छेद करने को। तो यहाँ पर अगर प्रतिच्छेद करिए तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x, 0 होंगे, मतलब y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 निकल कर आएगी। मतलब निर्देशांक बिंदु 0,0 पर ये जो x जो है इस रेखा को निर्देशांक बिंदु 0,0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी प्रकार x जो है इस रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, देखिए जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है x उसके निर्देशांक x,0 होंगे, मतलब y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दिया तो x बराबर आ गया 4। मतलब निर्देशांक बिंदु 4,0 पर x जो है इस रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर 0 और ये जो हमारी x प्लस वाई बराबर 4 वाली रेखा है यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करिए। मैंने कहा किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, तो हमें निकालना पड़ेगा x और y की वैल्यू। अगर मैं x और y की वैल्यू निकालता हूँ विलोपन विधि से तो y से y कैंसिल, तो x बराबर आ गया हमारा 4, x बराबर आ गया x बराबर अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो y बराबर क्या होगा, मतलब निर्देशांक बिंदु 2,2 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। तो ये हमारी x अक्ष हो गया, हो गया। ठीक है, तो x अक्ष से लंबवत जो दूरी होती है वो क्या y को डिनोट करती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी की है तो यहाँ पर लिखा है 2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 2 होगी। मतलब लंब जो होगा 2 होगा। तो मूल बिंदु से देखा जाए तो दोस्तों ये क्या है, मूल बिंदु को, हम मूल बिंदु से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, 4 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 4 है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का जो आधार है वो 4 है, लंब क्या है, 2 है। तो और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार हमारा 4 है और लंब हमारा देखा जाए तो 2 है। इस प्रकार देखो तो इसका क्षेत्रफल होगा 4 वर्ग यूनिट। तो क्या होगा, 4 वर्ग यूनिट। बताइए कहीं दिक्कत कहीं परेशानी तो नहीं, हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है, हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आज का हमारा आखिरी है और ये चैप्टर भी आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर भी पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। कह रहा है x बराबर 0 मतलब YH की बात कर रहा है। कह रहा है x बराबर 0 मतलब YH और 3x प्लस 2y बराबर 12 और x प्लस y बराबर 5 से बने त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है YH और 3x प्लस 2y बराबर 12 और x प्लस y बराबर 5 से बने त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों ये जो मैं खींच रहा हूँ रेखा, मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा खींच रहा हूँ ये YH को रिप्रेजेंट कर रहा है, YH को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये वाली रेखा जो है YH को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये हमारा 3x प्लस 2y बराबर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y बराबर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 5 वाली जो रेखा है, मान लीजिए इसी प्रकार मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा है x प्लस वाई बराबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई बराबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए ये वाली जो रेखा है x प्लस वाई बराबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें x प्लस वाई बराबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
हमसे कह रहा है कि ये जो वाई एच है और ये जो 3x प्लस 2y बराबर 12 है और x प्लस वाई बराबर ये जो 5 है, इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वाई एच जो है इस रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जिस बिंदु पर वाई एच प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे x, जीरो वाई होंगे, मतलब x की वैल्यू जीरो होगी। मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो यहाँ पर y बराबर आएगा 6, मतलब निर्देशांक बिंदु मतलब वाई एच जो है इस रेखा को निर्देशांक बिंदु 0,6 पर प्रतिच्छेद करिए, 0,6 पर प्रतिच्छेद करिए तो 0,6 पर प्रतिच्छेद करिए। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो वाई एच जो है इस रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद करिए। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो वास्तव में x, 0, y होंगे तो हाँ, मतलब x की वैल्यू जीरो होगी। x की वैल्यू अगर मैं जीरो रखता हूँ तो y बराबर 1 आएगा, मतलब y बराबर 5 आएगा, मतलब वाई एच जो है इस रेखा को निर्देशांक बिंदु 0,5 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 0,5 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जिन निर्देशांक बिंदु 0,5 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3x प्लस 2y बराबर 12 और x प्लस वाई बराबर 5 वाली जो रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक क्या होंगे को देखिए, देखिए इस बिंदु पर अगर निर्देशांक निकालने हैं जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x प्लस 2y बराबर 5 आ गया, 10 आ गया। और इस समीकरण को वैसे उतार लेता हूँ, विलोपन विधि से सोल्व कर लेता हूँ। विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल। x यहाँ पर आगे 2, तो x बराबर आगे 2 हो गया। यहाँ पर 2 रखूंगा तो y बराबर क्या है, y बराबर आएगा हमारा 3 हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो निर्देशांक बिंदु 2,3 पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये हमारा क्या है, वाई एच है, और वाई एच से लंबवत दूरी जो होती है x को रिप्रेजेंट करती है, x को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये जो दूरी है यहाँ पर लिखा है 2, मतलब ये जो दूरी है वास्तव में 2 होता है, 2 यूनिट हो गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू, दोस्तों आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु, दोस्तों मूल बिंदु जो होगा ना वो वास्तव में इससे नीचे होगा, ये जो निर्देशांक बिंदु है इससे नीचे होगा कहोगे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि y की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो निगेटिव y की वैल्यू अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और y की वैल्यू यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, मतलब जो हमारा मूल बिंदु है वो वास्तव में इस बिंदु से क्या है, नीचे है, इस निर्देशांक बिंदु से क्या है, नीचे है। हाँ, ये बातें क्लियर है कहोगे। तो आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 5 है और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है, 6 है कहोगे। हाँ, 6 है। यहाँ तक आपको क्लियर है कहोगे। हाँ, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है, 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 6 है। तो यहाँ से दोस्तों अगर मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है, 6 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी कहोगे। मतलब ये जो आधार है हमारा 1 है कहोगे। मतलब ये जो हमारा आधार है ये कुल मिलाकर 1 है कहोगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। आधार जो हमारा है 1 है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज के भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। आधार हमारा क्या है, 1 है, आधार ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई हमारा 2 है। इस प्रकार देखा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग यूनिट होगा, 1 वर्ग यूनिट होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, वाई एच की बात किया था तो यहाँ 3x प्लस 2y बराबर 12 की बात किया था तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 5 की बात। ठीक है, वाई एच यहाँ पर प्रतिच्छेद करिए तो इसके निर्देशांक जो होंगे 0,y होंगे। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y बराबर 6 का मतलब 0,6 पर प्रतिच्छेद कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर वाई एच प्रतिच्छेद कर रहा है इस रेखा को। हाँ, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसके निर्देशांक 0,y होंगे, मतलब x की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू 5 आएगी, मतलब 0,5 पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 आ गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई है, 1 आ गई है। इसी प्रकार दोनों अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2y बराबर 10 आ गया, 3x प्लस 2y बराबर 12 आ गया। यहाँ पर घटाता हूँ तो माइनस एक्स आया, यहाँ पर माइनस 2 आया, तो यहाँ x बराबर 2 आया, मतलब 2 y की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो y की वैल्यू 3 आ गई, मतलब 2,3 पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ ये वाई एच से लंबवत दूरी जो होती है x को रिप्रेजेंट करती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है। 1 की मल्टीप्लाई 2 से किया, मूल बिंदु से दोस्तों यहाँ तक की दूरी क्या है, 5 है, और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है, 6 है। तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 6 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, मतलब 6 में से 5 हटाएंगे तो आ जाएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो। हाँ, तो ये दूरी हमारी 1 है, ये दूरी हमारी 1 है और लंब हमारा 2 है। तो इस प्रकार देखा तो इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग यूनिट होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ गई है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सही है, इसमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी आने वाली नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको
अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है? अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट छुड़वा दिया है तो आप मुझसे बता सकते हैं, मैं उसे पूरा कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ और नए चैप्टर के साथ। दीजिए आज के लिए इजाज़त, नमस्कार।